हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एलएस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका एलएस टेक्निक क्लासेज में। दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की महत्वपूर्ण शब्दावली। और इससे पहले हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिनके बारे में हमने जाना था पिछली 2 वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों ये क्या होते हैं? महत्वपूर्ण शब्दावली होती है अकाउंटिंग की, जो कि ज़रूरी है आपको अकाउंटिंग करने से पहले ज्ञात होना। यदि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड नहीं कर पाएंगे। उनको रीड करने के लिए ज़रूरी है आपको शब्दावली। जिस तरह से आपको अंग्रेजी की बुक यदि आप पढ़नी है तो उसके लिए आपको ABCD का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश रीड कर पाओगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ पाते हैं। उसी तरह ये भी हमारे पास जो शब्दावली है वो अकाउंटिंग की शब्दावली है, और इस शब्दावली के पढ़े बगैर आप अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते। अकाउंटिंग बिजनेस की एक भाषा होती है, बिजनेस की भाषा होती है जो आपको आपके बिजनेस के बारे में बताती है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। आप अकाउंटिंग से ही ज्ञात कर सकते हो कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में। अगर यदि आप अकाउंटिंग नहीं करते तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में। तो उस अकाउंटिंग को रीड करने के लिए क्या करना होता है, क्या ज़रूरी होता है? इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की जो शब्दावली हैं वो आपको ज्ञात होना ज़रूरी है। अकाउंटिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके। और अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग साधारण से शब्दों में हम कहें तो किसी भी संस्थान, किसी भी फर्म, कंपनी से संबंधित डेली के लेन देन को, रोज़मर्रा के लेन देन को लिखना, अंकित करना ही क्या है? अकाउंटिंग है। ये पहला हमारा शब्दावली हो जाता है, पहली शब्दावली अकाउंटिंग। दूसरा होता है हमारे पास अकाउंट, खाता। यह वह स्थान होता है जहाँ पर डेली के लेन देन को वर्गीकृत कर एक व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। आप डेली लेन देन को एक जगह पर उतारते हैं, उसके बाद आपको उनको वर्गीकृत करना होता है। जिस तरह अकाउंटिंग की परिभाषा है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, यानी पहचानना, दर्ज करना और क्लासिफाइंग, वर्गीकृत करना। तो वो हम वर्गीकृत करते हैं अकाउंट के माध्यम से, और वर्गीकृत करने के बाद हम अकाउंट में दर्ज करते हैं। जिस तरह एक कैश का खाता होता है, तो कैश का खाता यदि आपने बनाया किसी बिजनेस में, तो कैश के खाते में आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखोगे जो ट्रांजैक्शन कैश को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, यानी उससे संबंधित है। जो कैश से संबंधित ट्रांजैक्शंस होंगे उसी को लिखेंगे, वर्गीकृत करेंगे। नेक्स्ट आपके पास होता है कैपिटल, पूंजी। पूंजी क्या होती है? धनराशि जो मालिक द्वारा लगाई जाती है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। जो धनराशि कौन लगाता है स्टार्ट करते टाइम? मालिक। और मालिक जो पैसे, जो धनराशि, चाहे वो नगद के रूप में लगाए, चाहे वो फर्नीचर या असेट्स, अदर कोई माल के रूप में लगाए, वो सभी क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो है ड्राइंग। ड्राइंग आहरण, निकासी। दोस्तों मालिक पैसे लगाता है तो निकालता भी ज़रूर है। यदि मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा पैसे, तो उसको यदि आवश्यकता पड़ती है किसी भी काम से, चाहे उसे घरेलू कामों से पड़े या उसके पर्सनल यूज़ के लिए पड़े, कोई भी काम ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे ज़रूर निकालता है। और जब भी वो पैसे निकालता है तो उसे हम आहरण खाते, ड्राइंग खाते में रिकॉर्ड करते हैं। यानी मालिक द्वारा जो लगाई गई धनराशि है उसे हम कहते हैं पूंजी। और मालिक द्वारा बिजनेस में से निकाली गई राशि क्या कहलाती है? ड्राइंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। नेक्स्ट हमारे पास होता है असेट्स, संपत्ति।
दोस्तों बिजनेस में कुछ संपत्ति भी होती है। जो संपत्ति, जो सामान बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है या जिस पर बिजनेस का मालिकाना अधिकार होता है, वो वस्तु बिजनेस की संपत्ति कहलाती है। संपत्ति को ज्ञात करने के लिए समीकरण है हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पूंजी और लायबिलिटी दायित्व के बराबर होती है हमारी संपत्ति। संपत्ति हमेशा किन के बराबर होती है? कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर। एसेट्स जिन पर हमारा मालिकाना अधिकार होता है, बिजनेस का मालिकाना अधिकार होता है, जो बिजनेस के पर्पज़ से यूज ली जाती हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कार है या अदर कोई भी सामान जो बिजनेस के लिए यूज लिया जाए और बिजनेस को चलाने में काम में लिया जाए। एसेट्स के प्रकार, असेट्स का प्रकार पहला है फिक्स असेट्स, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति ये होती है जिसका जीवन काल 1 या 1 वर्ष से अधिक जो होता है उन्हें कहते हैं फिक्स असेट्स। जो 1 वर्ष से अधिक समय तक बिजनेस में रहती हैं, बिजनेस को चलाने के लिए यूज ली जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं फिक्स असेट्स। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स, दूसरा करंट असेट्स। चल संपत्ति जिनका जीवन काल 1 वर्ष से कम होता है। 1 वर्ष से कम कौन कौन सी संपत्ति होती हैं दोस्तों? डेब्टर्स, दूसरा रिसीवेबल, नगद, कैश, बैंक बैलेंस, दोस्तों करंट असेट्स जिनका जीवन काल 1 वर्ष से कम होता है। डेब्टर्स जिनको आप उधार माल बेचते हो, जिनसे आपको प्राप्त होता है। रिसीवेबल जो आपको प्राप्त करने होते हैं। कैश भी आपका 1 वर्ष से अधिक हो सकता है, कैश घट जाए या बढ़ जाए, वो समय समय पर बदलता रहता है, तो इसको आप फिक्स असेट्स नहीं कह सकते। बैंक बैलेंस, बैंक का जो बैलेंस है वो भी आपका बदलता रहता है, तो ये आपके होते हैं करंट असेट्स। नेक्स्ट प्रकार है असेट्स का टेंजिबल। टेंजिबल बोलते हैं मूर्त रूप को, मूर्ति रूप, यानी जिनको देखा जा सके, छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके, वो संपत्ति टेंजिबल संपत्ति कहलाती है। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी आदि। एक होता है इंटेंजिबल। नेक्स्ट असेट्स का प्रकार होता है हमारे पास इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होते हैं अमूर्त, जिनको छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके। ऐसी कौन सी संपत्ति होती है दोस्तों? बताइए, कौन सी संपत्ति हो सकती है जिनको हम नहीं छू सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, मात्र आभास कर सकते हैं और हमारे बिजनेस में उनको संपत्ति मानना होता है? वो होती हैं दोस्तों गुडविल, ख्याति, प्रसिद्धि आपकी, ट्रेडमार्क, लोगो, पेटेंट्स और शेयर्स। यदि आपने किसी के पेटेंट्स खरीद रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, तो ये सभी क्या है? अदृश्य, अमूर्त, जिनको आप देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति में कैलकुलेट होती हैं। ये संपत्ति होती है आपकी, संपत्ति का प्रकार है ये। नेक्स्ट अपने पास आती हैं
लायबिलिटीज, दायित्व, देयताएं। दायित्व क्या होते हैं? दायित्व होते हैं जो बिजनेस को चुकानी होती हैं, जो बिजनेस को किसी को देनी होती है। लायबिलिटी जिम्मेदारी, दायित्व। लायबिलिटी दायित्व का समीकरण होता है असेट्स माइनस कैपिटल। इससे हमें पता चलता है लायबिलिटी कितनी है। ये लायबिलिटी का समीकरण है। लायबिलिटी के प्रकार, लायबिलिटी के प्रकार होते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दीर्घकालीन, जो लंबे समय तक होती है, जो कि 1 वर्ष से अधिक समय तक, जिनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक समय का होता है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। जैसे हो सकते हैं बैंक का लोन, या किसी से आपने लोन लिया है, ऋण लिया है, तो वो 2 साल 5 साल तक चलता है उसकी किस्त, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी होती हैं दोस्तों? जो 1 साल के अंदर हमें चुकानी होती हैं, जो 1 साल में ही ख़त्म हो जाती हैं, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती हैं, जिनका जीवन काल 1 साल से ही कम होता है, 1 वर्ष से कम हो। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं? क्रेडिटर्स, पेएबल। क्रेडिटर्स लेनदार, जो लेनदार होते हैं, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। पेएबल जो हमें चुकाने होते हैं, और भी छोटे खर्चे जो हमें 1 वर्ष के अंदर ही चुकाने होते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट शब्दावली हमारी आती है गुड्स, माल, सामान। यानी जिस वस्तु का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स, सामान, माल। जिसका बिजनेस के उद्देश्य से खरीदा जाए या जिसको बिजनेस के उद्देश्य से बेचा जाए, वो क्या कहलाता है? गुड्स, माल कहलाता है हमारा। अब गुड्स के अंदर हमारे पास खाते होते हैं परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न। परचेज क्या होती है दोस्तों? परचेज खरीद। लेकिन परचेज हम उसी को मानते हैं जो परचेज हमने बेचने के उद्देश्य से, जिस सामान का हमारा बिजनेस है उस सामान को हम खरीदते हैं, तो हम परचेज खाते में रिकॉर्ड करते हैं। यदि आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा, तो आपके लिए वो क्या है? परचेज है। और वही सामान यदि आपने बेचा तो वो आपके लिए हो जाता है सेल्स। जो माल, जो सामान बिजनेस के उद्देश्य से बेचा जाए वो क्या कहलाता है? सेल्स। यदि आप खरीदते हो असेट्स, कोई भी संपत्ति, तो कहलाएगी वो भी परचेज, लेकिन उसको परचेज खाते में नोट नहीं करेंगे, परचेज खाते में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। असेट्स का अलग खाता, अपना अलग खाता बना के रिकॉर्ड करते हैं। असेट्स का अपने नाम से अलग खाता बनता है। परचेज खाते में ओनली गुड्स यानी माल को खरीदते समय ही रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स खाते में ओनली सेल्स यानी माल बेचने समय जो माल बेचा जाता है, जिसको बेचने के उद्देश्य से यानी बिजनेस के पर्पज़ से खरीदा जाता है, उसे ही सेल्स में रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न, यदि आपने किसी से माल खरीदा है और उस माल को आप किसी कारणवश डिफेक्टिव या आपको पसंद नहीं आए और आप उसे वापस करें, खरीदा हुआ माल वापस करना क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, यदि आप रिटर्न कर सकते हो तो आप किसी को बेच रहे हो तो वो भी तो रिटर्न कर सकता है। तो यदि आपने रिटर्न किया है, आपने खरीदा हुआ माल रिटर्न किया है, तो वो तो कहलाया परचेज रिटर्न। लेकिन आपने किसी को कोई माल बेचा है, यदि उसको पसंद नहीं आया या
डिफेक्टिव पीस हुआ तो वो भी तो वापस करेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, सेल्स रिटर्न। बिका हुआ माल वापस आए तो उसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। खरीदा हुआ माल, आपके द्वारा खरीदा गया माल यदि आप वापस करते हो तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, डेब्टर्स, देनदार। देनदार कौन होते हैं, देने वाले, जो हमें देते हैं पैसे, पैसे देने वाले। अब पैसे कौन देगा, जो माल खरीदेगा। जो हमसे माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदेगा वही तो देगा। नगद देने वाला, नगद खरीदने वाला तो तुरंत दे जाएगा, उसका हम नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उधार माल जो खरीदता है वो हमें पैसे देगा, और उनको हम क्या मानते हैं, देनदार। उनको हम देनदार की श्रेणी में रखते हैं। जो व्यक्ति आपसे उधार माल खरीदता है उन सभी को आप क्या बोलते हो, देनदार बोलते हो। नेक्स्ट होता है क्रेडिटर्स, लेनदार। अब लेनदार कौन होता है, लेने वाला, जो आपसे पैसे लेगा। अब क्यों लेगा पैसे, क्योंकि आपसे यदि कोई उधार माल खरीदता है तो आप उससे पैसे लेते हो, और यदि आपने उधार माल खरीदा है तो आप भी तो पैसे दोगे। तो जो जिससे भी आप उधार माल खरीदते हो वो आपके लिए क्या है, लेनदार है। या आप जिससे कोई भी लोन लेते हो या पैसे उधार लेते हो वो क्या है, आपके लिए लेनदार है, जिससे आप उधार माल खरीदते हो। लेकिन मेन आप यूज करते हो क्रेडिटर्स को किसके लिए, जिससे उधार माल खरीदा जाता है, वो होता है आपके लिए लेनदार, क्योंकि वो आपसे पैसे लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि आपने उससे माल उधार खरीदा है। नेक्स्ट आपके पास होता है डिस्काउंट, छूट। छूट क्या होता है दोस्तों, मूल्य में की गई कमी। मूल्य में की गई कमी यानी किसी वस्तु का मूल्य या कीमत, उसमें की गई कटौती या कमी क्या कहलाती है, छूट। यदि आपको कोई 100 रुपये का माल 90 रुपये में दिया जाए तो इसमें 10 रुपये की आपको क्या मिल जाती है, छूट। तो इसे कहेंगे छूट। तो जो वस्तु का कीमत है, निर्धारित मूल्य है, उसमें की गई कमी क्या कहलाती है, छूट, डिस्काउंट। और डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट, ये व्यापारिक छूट कब दी जाती है, जब आप माल खरीदते हो, तय मूल्य में की गई कमी क्या कहलाती है, व्यापारिक छूट। माल खरीदते समय, जब तक कि आपका बिल जनरेट नहीं होता, उससे पहले जो आपको छूट दी जाती है वो कहलाती है व्यापारिक छूट। और व्यापारिक छूट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, अलग से मेंटेन नहीं करते, ना ही इसका कोई खाता अकाउंट बनाया जाता है। दूसरी छूट होती है कैश डिस्काउंट। नगद छूट। नगद छूट क्या होती है, नगद में कमी, यानी पेमेंट करते टाइम, भुगतान करते समय जो बिल का जो अमाउंट है उसमें की गई कमी क्या कहलाती है, कैश डिस्काउंट। यानी भुगतान करते समय जो आपको छूट मिलती है, बिल बनने के बाद जो बिल की राशि है उसमें आपको समय पर भुगतान करने पर या अच्छे व्यवहार के कारण जो छूट मिलती है वो क्या कहलाती है, कैश डिस्काउंट। कब, पेमेंट करते टाइम। और ट्रेड डिस्काउंट माल खरीदते टाइम जो बिल बनने से पूर्व में दी जाती है आपको, वो छूट होती है व्यापारिक छूट। नेक्स्ट, पेटी कैश। पेटी कैश होता है छोटा गुल्लक, जो छोटे खर्चों के लिए अलग से उठा के रख दी जाए। यदि मान लिया जाए आपके गले में 5 लाख 10 लाख हमेशा रहते हैं, लेकिन उसमें से आप बार बार
चाय नाश्ते के खर्चे के लिए 10, 20, 50 रुपये निकाल के दोगे तो आपका हिसाब सही नहीं रहेगा। इसलिए पेटी कैश ऐसा छोटा गुल्लक होता है जिसमें 2000, 5000 रुपये अलग से निकाल के रख दिए जाते हैं स्टाफ के खर्चे या चाय नाश्ते के खर्चे के लिए। वो एक पेटी कैश होता है जिसका हिसाब अलग से किया जाता है और एक साथ बड़ा पेमेंट किया जाता है। जैसे 2000 एक बार दे दिए, फिर बाद में उस 2000 का छोटा छोटा टुकड़ों में अलग अलग हिसाब उसका ले लिया, सारांश ले लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस कौन से होते हैं? छोटे खर्चे, चाय नाश्ते के खर्चे, विविध खर्चे, विविध व्यय, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, चाय नाश्ते जो खर्चा किया जाता है वो क्या होते हैं? सन्ड्री एक्सपेंस। इनकम। इनकम क्या होती है दोस्तों? इनकम किसी विशेष समय अंतराल में, एक समय अवधि में कमाया गया लाभ क्या कहलाता है? इनकम। बिजनेस के द्वारा एक फिक्स समय अवधि में जो कमाया गया लाभ है, अर्जित लाभ है, उसे क्या कहते हैं? हम इनकम कहते हैं। एक्सपेंस। एक्सपेंस होते हैं व्यय। किसी भी वस्तु को बेचने या उत्पादन में किए गए खर्चे क्या होते हैं? व्यय। और खर्चे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष खर्चे वो खर्चे होते हैं जो वस्तु के उत्पादन में बेचने योग्य बनाने तक जो खर्चे किए जाते हैं वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं। और डायरेक्ट खर्चे वस्तु की कीमत पर, वस्तु की कॉस्ट पर इफेक्ट डालते हैं। यानी जो खर्चे वस्तु की कीमत पर इफेक्ट डालते हैं, कॉस्ट पर इफेक्ट डालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हो सकते हैं वेजेज, फ्रेट, कैरेज इनवार्ड, नेक्स्ट अप्रत्यक्ष खर्चे, जो कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए या जो खर्चे वस्तु की कीमत पर इफेक्ट न डालते हों, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष खर्चे। जैसे आपने किसी को डिस्काउंट दिया, रेंट पे किया, सैलरी, ये सभी होते हैं आपके क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस।